हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के फोर्थ पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको एक वीडियो में पूरा हो जाए, नहीं तो इसको ए और बी दो पार्ट में जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये फोर्थ पार्ट है। शुरू करेंगे tRNA द एडाप्टर मॉलिक्यूल। ये वैज्ञानिक थे फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने बताया कि एक एडाप्टर मॉलिक्यूल्स होता है, वह एडाप्टर मॉलिक्यूल्स mRNA के कोड को रीड करता है और रीड करने के बाद उसी के अनुसार जो है वहाँ उस एडाप्टर मॉलिक्यूल से एमिनो एसिड आकर के जुड़ता है। लेकिन ये जो एडाप्टर मॉलिक्यूल है जिसे हम tRNA कहते हैं, इसकी खोज जेनेटिक कोड के खोज होने से पहले ही हो गया था। तो जेनेटिक कोड के पहले जब इसका खोज हुआ था तो इसको हम सॉल्युबल RNA कहते थे, RNA या सॉल्युबल RNA कहते थे। लेकिन जब जेनेटिक कोड का खोज हो गया और इस पर जब एंटीकोडॉन लूप पाया गया और यह mRNA के कोड को जो है रीड करता था, तो इसे हम एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। आर होले ने इसका क्लोवर लीफ मॉडल दिया था, जो इन्वर्टेड यल, कैपिटल यल के जैसे होता है, या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है 5 आर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 5। जो ये पहला आर्म है जिसको कहते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, यहाँ पर कोड के अनुसार जो mRNA का कोड होता है, उस कोड के अनुसार यहाँ पर एमिनो एसिड आकर के जुड़ता है। जो दूसरा वाला आर्म्स है उसको टी लूप कहते हैं, यहाँ पर राइबोसोम जो है बाइंडिंग करता है। तीसरा लूप जो वेरिएबल आर्म है, इसका कोई फंक्शन अभी अननोन है, अभी कोई इसकी फंक्शन जो है जानकारी नहीं है। फोर्थ आर्म एंटीकोडॉन लूप है और इस एंटीकोडॉन लूप पर जो है एंटीकोडॉन स्थित होते हैं जो mRNA के कोडान को रीड करते हैं, और जैसा mRNA का कोडान होता है उसी हिसाब से एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स आ करके यहाँ पर जुड़ते हैं। जैसे यहाँ फिगर में सेरीन एमिनो एसिड जो आकर के जुड़ा है और इसका जो एंटी कोड है UCA और इसका mRNA पर कोडान है AGU। तो ये जो है प्रत्येक tRNA हर एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। प्रक्रिया को, प्रोटीन संश्लेषण को शुरुआत करने के लिए, ट्रांसलेशन को शुरुआत करने का इनिशिएटर tRNA होता है, लेकिन स्टॉप कोडान के लिए कोई भी tRNA नहीं होता है। फिर से आप लोग जान लें कि स्टॉप जो नॉनसेंस कोडान होता है उसके लिए किसी प्रकार का tRNA नहीं होता है। तो एक तो हो गया कि हर एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक tRNA होता है। दूसरी चीज़ है ट्रांसलेशन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए इनिशिएटर tRNA होता है, लेकिन स्टॉप कोडान के लिए कोई tRNA नहीं होता है। ट्रांसलेशन के बारे में हम शुरुआत करेंगे। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस वेयर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ mRNA। तो mRNA में एक स्टार्ट कोडान होता है और एक रीजन होता है जहाँ पर जो है पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है, और टर्मिनेटर कोडान यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन होता है जहाँ पर जो है सिंथेसिस जो है रुक जाता है। प्रक्रिया को एफिशिएंट बनाने के लिए
इसके mRNA के 5 एंड और 3 एंड दोनों तरफ जो है अनट्रांसलेटेड रीजन या स्टॉप कोडॉन होता है। स्टॉप कोडॉन हम पहले भी जेनेटिक कोड में बता दिए हैं, ये 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA। अब इस ट्रांसलेशन प्रक्रिया की शुरुआत जो है 3 स्टेप्स में होता है। पहला है इनिशिएशन। जब प्रक्रिया की शुरुआत होती है, इनिशिएशन होता है, तो mRNA के जो कैप रीजन होता है वहाँ पर राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट होता है, ये ग्रीन में दिखाएं, स्मॉल सब यूनिट आकर के इस कैप रीजन पर पहले बनता है, उसके बाद से लार्ज सब यूनिट बन जाता है और प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 3 जो है इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, वो भाग लेते हैं। अब इसके बाद से जो है इसका जो स्टार्ट कोडॉन होता है AUG, जो मेथियोनिन का कोड होता है, तो शुरुआत होने से पहले एमिनो एसिड को एक्टिवेट होना पड़ता है और एक्टिवेटेड एमिनो एसिड ही आकर के tRNA के जो है एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड पर जुड़ता है। तो एमिनो एसिड एक्टिवेट होने के लिए एमिनो एसाइड सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP की आवश्यकता पड़ती है और ATP के प्रेजेंस में जो है ये एमिनो एसिड tRNA के साथ एक्टिवेट होता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड आ करके tRNA के एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड से जुड़ जाता है। यह इनिशिएटर tRNA होता है जो इनिशिएशन कोडॉन AUG और इसका एंटी कोडॉन UAC होता है, आकर के यहाँ जुड़ता है। अब एक चीज़ यहाँ आप लोगों को बता दें कि राइबोसोम में 2 साइट्स होते हैं, एक P साइट जो रेड कलर में लिखे हुए हैं और ये ब्लैक कलर में A साइट होता है। तो जो फर्स्ट जो है इनिशिएटर tRNA होता है, जो AUG का उसमें एंटी कोडॉन होता है, जिस पर जो है चार्ज्ड एमिनो एसिड मेथियोनिन आकर के जुड़ता है, तो सबसे पहले P साइट पर आकर के ये जुड़ जाता है। अब इतना काम होने के बाद से इलांगेशन फेज आता है और इलांगेशन फेज में जो है जो A साइट्स होता है, उस A साइट्स पर दूसरा चार्ज्ड एमिनो एसिड एक्टिवेटेड tRNA आकर के जुड़ता है, जैसा कोड होता है। यहाँ पर mRNA का कोड जो है GUC दिखाया गया है, उसके अनुसार CAG एंटी कोडॉन है और ये GUC कोड होता है वायलिन एमिनो एसिड का और ये A साइट्स पर आकर के जुड़ता है। जुड़ने के बाद इस मेथियोनिन के जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, मेथियोनिन के कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और वायलिन के एमिनो ग्रुप NH के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जिससे ये मेथियोनिन और वायलिन दोनों एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया को एक्टिवेट करने के लिए पेप्टिडल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। पेप्टिडल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है और ये जो है अब इलांगेशन प्रक्रिया में ये स्लाइड करते जाते हैं। ये राइबोसोम जो है mRNA पर क्रमशः स्लाइड करते जाते हैं और नए नए जो है चार्ज्ड एमिनो एसिड एक्टिवेटेड tRNA आते जाते हैं। जैसे यहाँ UC है, उसके अनुसार ये tRNA जो है फेनिलएलनिन जो है आकर के जो है लेकर एमिनो एसिड यहाँ जुड़ेगा, फिर इसके बीच बॉन्ड जो है बनेगा। अब ये इस पर स्लाइड करता जाएगा और इलांगेशन होता जाएगा और ये प्रत्येक एमिनो एसिड के बीच ये पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ डाइपेप्टाइड है, यहाँ पॉलीपेप्टाइड बनते चले जाते हैं। जब टर्मिनेशन कोडॉन आता है अनट्रांसलेटेड रीजन, जैसे यहाँ आ गया है UGA, तो इसके लिए कोई चार्ज tRNA एक्टिवेटेड नहीं आता है,
इसके लिए कोई tRNA स्टॉप कोडॉन के लिए नहीं होता है, तो यहीं पर जो ये प्रक्रिया रुक जाती है। यहाँ पर रिलीज फैक्टर आ जाता है, ये रिलीज फैक्टर, और फिर जो है ये दोनों सब यूनिट राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट mRNA से अलग हो जाते हैं, रिलीज फैक्टर अलग हो जाता है, और ये पेप्टाइड जो है वो बॉन्ड जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है अलग हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो है पूरी होती है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हमें कंट्रोल भी होनी चाहिए कि हमें टाइम के अनुसार सेल की कितनी रिक्वायरमेंट है, और सेल की ज़रूरत के अनुसार रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें जीन या जीन प्रोडक्ट जो है हमें बनाना रहता है। तो ये जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का, ये 4 प्लेस पर जो है 4 प्लेस पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पहला है एट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन लेवल, जहाँ पर mRNA का जो है DNA से ट्रांसक्रिप्शन होता है, बनता है, वहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल पर। प्रोसेसिंग लेवल का मतलब है कि जो यूकैरियोट में जो हेट्रोजीनियस RNA बनता है, जो प्रिकर्सर ऑफ mRNA है, उसकी स्प्लिसिंग के समय भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। और तीसरा है जब mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है उस समय। और चौथा जो है वह ट्रांसलेशन लेवल पर, यानी कि जब mRNA से प्रोटीन का जो है सिंथेसिस होता है वहाँ। तो इन 4 जगहों पर जो है हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए लैक-ओपेरॉन मॉडल, जिसको जैकब और मोनार्ड ने 1900 जैकब एंड मोनार्ड इन 1961 में प्रपोज किया था प्रोकैरियोट्स में। चूँकि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टॉनिक होता है, तो इसमें जो है रेगुलेशन के लिए जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, और स्ट्रक्चरल जीन और फिर रेगुलेटरी जीन, इन दोनों के द्वारा जो है हम जो है इसको जो है कंट्रोल करते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करते हैं। तो लैक-ओपेरॉन मॉडल में एक प्रमोटर होता है, जहाँ पर DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है बनता है। एक रीजन होता है रेगुलेटरी जीन का। यह रेगुलेटरी जीन जो है वह रिप्रेसर mRNA का निर्माण करता है, और यह रिप्रेसर mRNA रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है। और ठीक प्रमोटर के बगल में ऑपरेटर जीन्स होता है, जो ऑपरेटर RNA पॉलीमरेज को जुड़ने से जो है वो रोकता है। कब? जब इस ऑपरेटर से रिप्रेसर प्रोटीन जा करके जुड़ जाता है। और एक इंड्यूसर होता है, जो इंड्यूसर कोई मेटाबोलाइट हो सकता है, कोई जो है स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हो सकता है। ये जो है इंड्यूसर जो है रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करता है। तो लैक-ओपेरॉन मॉडल में जो इंड्यूसर होगा वो लैक्टोज शुगर होता है। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे लैक-ओपेरॉन मॉडल क्या है। तो इसमें जो है ZYA ये स्ट्रक्चरल जीन है, I जो है रेगुलेटरी जीन है, और P जो है वो प्रमोटर है, और O ऑपरेटर है। चूँकि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टॉनिक होता है, तो एक ही मेटाबॉलिक पाथवे के वो कई जो है वो एंजाइम या प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। तो जिस समय स्विच ऑफ करना है, उस समय होता क्या है कि ये जो वो रेगुलेटरी जीन आई है, यह रेगुलेटरी जीन आई रिप्रेसर mRNA को बनाना शुरू करती है, और यह रिप्रेसर mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है।
और यह रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर से जुड़ जाता है, और ऑपरेटर से जुड़ जाने से यह जो है आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जुड़ने से, प्रमोटर रीजन में जुड़ने से रोक देता है, जिससे ऑपरेंड का ट्रांसक्रिप्शन जो है नहीं हो पाता है और ये स्विच ऑफ हो जाता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। अब दूसरी प्रक्रिया है कि जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, यहाँ इंड्यूसर अब्सेंट था, मेटाबोलाइट यहाँ अब्सेंट था पहले वाले में, दूसरे वाले में इंड्यूसर प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि जब ये रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर या आरएनए बनाता है और इससे जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, तो इंड्यूसर जब उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो ये इंड्यूसर जो कि मैंने बताया कि लैक ओपेरान मॉडल में लैक्टोज होता है, ये जाकर के रिप्रेसर से जो है बंध जाता है, और बंध जाने से रिप्रेसर जो है इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाता है। यहाँ देखो ये बंध गया है तो इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाता है, और इनएक्टिव हो जाने से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रमोटर से बंध जाती है, और इस प्रकार जो है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब ये लैक एमआरएनए का निर्माण होता है, ट्रांसक्राइब हो जाता है। अब यहाँ पर जो है इस लैक एमआरएनए से तीनों एंजाइम बनते हैं। बीटा ग्लैक्टोसिडेज जेड बनाता है, वाई स्ट्रक्चरल जीन से परमिएज बनता है, और ए स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांस एसिटिलेज बनता है। बीटा ग्लैक्टोसिडेज का काम होता है कि वह लैक्टोज शुगर को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। परमिएज एंजाइम का काम होता है कि वो सेल के लिए लैक्टोज के प्रति परमिएशन बढ़ा देता है, यानी कि लैक्टोज जो है ज़्यादा सेल के अंदर जो है जाना शुरू हो, परमिएबल हो जाता है सेल के लिए। और ट्रांस एसिटिलेज जो है लैक्टोज का ट्रांस एसिटिलेशन कर देता है, जिससे लैक्टोज एक्टिवेट हो जाता है। तो ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और लैक ओपेरान मॉडल जो जैकब और मोनार्ड ने दिया था। तो हम जानते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको हम एक मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट। इसका जो मेन उद्देश्य है कि टोटल ह्यूमन का जो डीएनए में टोटल जो बेस पेयर्स हैं, नियर अबाउट 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स, उनको जो है पता लगाना, उनके फंक्शन को जानना, और उनका डाटाबेस कंप्यूटराइज जो है तैयार करना और उसका एनालिसिस करना, और दूसरे इंडस्ट्रीज के क्षेत्रों में भी जो है इसका प्रयोग करना। तो यह एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसमें टोटल खर्च जो है वो 9 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसको शुरू किया गया था 1990 में, और ये समाप्त हुआ 2003 में। ये 13 इयर्स का एक प्रोजेक्ट था, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा जो है किया गया था। इसमें जो है वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके जो एक मेजर पार्टनर था, इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इसमें, और उसके साथ साथ जापान, फ्रांस और जर्मनी ने भी जो इसमें भाग लिया था। यह एक मेगा प्रोजेक्ट है, और इसमें जो है एक नए फील्ड का जो है डेवलपमेंट होता है, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब जो गोल ऑफ एसजीपी का जो मेन गोल क्या है, टू आइडेंटिफाई 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए। दूसरी चीज़ है टू डिटर्मिन द ऑल द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर सीक्वेंसेस दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। तो ये जो है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और ह्यूमन वो गोल ऑफ एसजीपी के बारे में है। ऑफ एसजीपी, इसमें जो है हम अध्ययन करेंगे कि ये 2 मेथड जो है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ESTS और दूसरा है सीक्वेंस एनोनेशन। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में हम डीएनए के केवल कोडिंग रीजन को देखते हैं, जो एक्सप्रेस्ड एज ए
आरएनए, और जो नॉन कोडिंग है उसको हम नहीं देखते हैं, जबकि सीक्वेंस एनोटेशन में हम डीएनए के कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन को जो है ध्यान में रख करके जो है वो काम करते हैं। अब पहले क्या करते हैं कि किसी डीएनए को सेल से जो है अलग करते हैं, अलग करने के बाद से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा उसको जो है कई टुकड़ों में जो है पार्ट में जो है कट कर लेते हैं। उसके बाद उसकी कई कॉपी जो है बनवाते हैं, इसके लिए क्लोन करते हैं। तो अगर जो बैक्टीरिया को जो है एक सुटेबल वेक्टर के द्वारा अगर जो बैक्टीरिया का यूज होता है तो वह बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम BAC कहा जाएगा। अगर जो ईस्ट का प्रयोग किया जाएगा कई कॉपी बनाने में तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YAC कहा जाएगा। अब ये इन जो पार्ट डीएनए के छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनकी कई कॉपी बन जाने के बाद अब उनको जो है एक निश्चित क्रम में जो है व्यवस्थित करने के लिए फ्रेडरिक सेंगर ने एक प्रिंसिपल दिया था ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस, जिससे जो है ऑटोमेटिक जो है डीएनए जो है अपने सीक्वेंस में जो है वो जुड़ते हैं। उसके बाद जो है अब साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम का साइलेंट फीचर क्या है कि ह्यूमन जीनोम टोटल 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होता है, जिसमें जो एवरेज जीन होता है किसी जीन में ज़्यादा बेस पेयर होते हैं, किसी जीन में कम बेस पेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो जो एवरेज बेस पेयर प्रत्येक जीन में होता है वो 3000 बेसेस होता है। सबसे ज़्यादा बेस पेयर जो है डिस्ट्रॉफिन जीन में होता है 2.4 मिलियन बेसेस। जो टोटल नंबर ऑफ हमने जो है जीन एस्टिमेट किया है 30,000 और उसमें जो है 99.9% जो है हर व्यक्तियों का समान होता है। केवल 0.1% के डिफरेंस में जो है ये सारी प्रक्रिया होती है। अब जो ह्यूमन का क्रोमोसोम फर्स्ट होता है उसमें जो है 2968 जीन होते हैं और सबसे कम जो है वो वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसमें जो है 231 जीन होता है। ये 1.4 मिलियन लोकेशन जो है वो अध्ययन किया गया है सिंगल बेस डीएनए के डिफरेंसेस में। जो डीएनए के सिंगल बेस डिफरेंसेस में वो 1.4 मिलियन लोकेशन जो है किया गया, जिसे SNPS कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म। अब इस जो है इतना अगर जो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा ये मेथोडोलॉजी का प्रयोग करके हम अध्ययन कर लेते हैं तो लगभग अगर जो अभी तो 50% ह्यूमन जीन के फंक्शन क्या होते हैं, लगभग 50,000 का हम अभी जानते ही नहीं है, उसका पता लगाना है। और इसका जो है नॉलेज हो जाने से कौन सा जीन किस अंग में किस लिए जिम्मेदार होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो इस प्रकार से हम डायग्नोस कर सकते हैं, रोगों को डायग्नोस करते हैं, तमाम हेरिटेबल डिजीज़ का डायग्नोस कर सकते हैं। तो इन सारी प्रक्रिया का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा जो है आसानी हो सकता है। ये फ्यूचर में जो है और इसमें जो है अध्ययन करने की ज़रूरत है। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताएंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अध्ययन जो है डॉक्टर एलेक्स जेफरी ने किया था और ये अध्ययन जो है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स VNTR पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर व्यक्तियों के डीएनए का जो VNTR है वह जो है भिन्न भिन्न होता है। कुछ ऐसे रिपीटेड सीक्वेंस डीएनए में पाए जाते हैं जो अगर जो टैली किया जाए तो जो ब्लड रिलेटेड होते हैं उनके VNTR एक दूसरे से थोड़ा टैली करते हैं और बाकी जो है एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। तो इसको हम अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, किसी सेल को लेते हैं, सेल से डीएनए को निकालने के बाद से अब उसका जो है उसको
अलग करने के बाद से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा उसको कट करते हैं। कट करने के बाद से अब उसका जो है पीसीआर करते हैं, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा करके कि थोड़े समय में बहुत ज़्यादा कॉपी उसका जो है बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। अब ये जब हो जाता है तो उसके बाद से जो है हम इसको जो है सेंट्रीफ्यूज करके जो है वो अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद से जो है इसको जो है जेल इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस टेक्निक के द्वारा जो है हम अलग करते हैं और फिर जो है उसको एगारेज जेल पर जेल इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस के द्वारा और फिर उसको जो है यूवी रेडिएशन इथिडियम ब्रोमाइड में कलर करके जो है नाइट्रोसेलुलोज के जो है पेपर पर उसको अलग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है उसके जो भिन्न भिन्न जो है वो एक्सरे फिल्म में देखते हैं तो उसके जो है प्लेट जो है वो भिन्न भिन्न तरह के दिखाई देते हैं। तो अगर जो है इसी तरह से जो है हम अगर जो कोई डिस्प्यूट मैटर हो, जैसे पेरेंटल विवाद हो, कोई कहता हो दो पेरेंट तैयार हो गए हो कि ये मेरा बच्चा है ये मेरा बच्चा है, तो पेरेंट्स के पहले VNTR को जो है हम जो है लेते हैं। उसके बाद से उस बच्चे के VNTR को, दोनों पेरेंट के VNTR को लेकर के बच्चे और उसे टैली करते हैं। अगर जो जिसका मिलेगा तो इसका मतलब कि 100% जो है वो उसी का बच्चा होगा और ये निर्धारण VNTR के आधार पर किया जाता है। फिर क्राइम के क्षेत्र में जैसे कहीं पर जो है किसी का मर्डर हो जाता है, उसका मर्डर करने वाले के शर्ट पर या हाथ में या कहीं पर ब्लड का नमूना पड़ जाता है जिसका मर्डर होता है, और वह नमूना को हम जो है फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं, उसका जो है फिंगरप्रिंटिंग निकालते हैं, DNA फिंगर, और इस प्रकार हम टैली करते हैं। अगर जो मिल जाता है तो 100% श्योर है कि उसी ने मर्डर किया है, यानी मर्डर के वक्त जो है वो मौके पर आए। तो इस प्रकार से फिर जो है हम जो है वो उसमें जो है जेनेटिक और इवोल्यूशन के क्षेत्र में भी जो है वेरिएशन, जो ह्यूमन बीइंग में वेरिएशन आता है, और फिर हम इवोल्यूशन का अध्ययन जो है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।